नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए घोषणा की कि मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, कल शाम को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक बुलाई गई है। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years of non-governance, corrupt government, corruption, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महाबैठक 2 दिनों तक होने जारी है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी पर 18 जुलाई को बैठक करने जा रही है, उस पर विपक्ष आक्रामक हो गया है। हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार किसी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है। हाँ बिल्कुल, अभी तो हमने कहा कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे तो फिर कहां से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बन पाएगा। कुछ वरिष्ठ नेता आज नहीं आ रहे हैं पर कल आएंगे। मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूं। ये बैठक 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री भोजन दे रहे हैं, पर बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी और करीब 4 बजे को सारे 26 पार्टियों के नेता प्रेस को संबोधित करेंगे। दूसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है कि
पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगातार 2 बड़े सियासी झटका दिया है। पहले ओपी राजभर और अब सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में सवाल यह कि लोकसभा चुनाव में सपा की पटरी पर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की गाड़ी अब कैसे दौड़ेगी। वहीं इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परिवार, राजग का परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसी अनुक्रम में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी, नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाकर के भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 सांसद भाजपा गठबंधन के जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनके अध्यक्षता में आज आपने हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूरे पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूं आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है। जो भरोसा मुझे है, उस भरोसे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान की तिबारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पिछले 24 घंटे में यूपी में बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगातार 2 बड़े सियासी झटका दिया है। पहले ओपी राजभर और अब सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में सपा की पटरी पर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की गाड़ी अब कैसे दौड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। तो आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दारा सिंह एक बार फिर से बीजेपी को बल देंगे। जी, एक दिन पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दोबारा दामन थामा और अब ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान भी एक बार फिर से भाजपाई हो चले।
इसी के जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन आपने उस जनता को धोखा दिया। आपने उस जनता को धोखा दिया, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। आप नहीं चाहते थे, आप सत्ता के लालच और उस मलाई के लालच में आपने जनता को छोड़ दिया वहां पे। तो हमारा ये आधार है, कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में फिर से जीतेगी और जनता जिताएगी। दारा सिंह चौहान जी के सत्ता में उससे आप चले गए भाजपा में, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमारे नेताजी कहते थे कि जो चला जाए उसको शुभकामनाएं दीजिए, उनको भविष्य की शुभकामनाएं दीजिए। बाकी जो चुनाव होंगे उसमें हम जीत के आएंगे। जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के विचारधारा के साथ है, और इससे ज्यादा अभी हमें कुछ नहीं करना। खैर, बीजेपी कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में अगला नंबर कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जयंत चौधरी का तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। आप रुक करते हैं अगली खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, जहां इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के ANTF के समन्वय से एनसीबी के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गई। आपको बता दें, अंबाला में पिछले कुछ दिनों पहले पकड़े गए नशीले पदार्थों को सोमवार को पुलिस ने अंबाला जिला के गांव बड़ोग में आग से जलाकर नष्ट कर दिया। तो वहीं एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा ने बताया कि अधिकतर नशीले पदार्थ राज्य की रेलवे पुलिस जीआरपी के जरिए ही पकड़े गए हैं। केंद्रीय भारी उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को पलवल जिले में यमुना के जलस्तर को लेकर और बाढ़ में प्रभावित गांव का दौरा किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, बीजेपी नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा और जिला उपायुक्त नेहा सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हथनी कुंड बैराज और ओखला बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद फरीदाबाद और पलवल जिले के खादर क्षेत्र के गांव में जलभराव हो गया है। हालांकि बाढ़ के कारण जानमाल की हानि काफी हद तक कम हुई है। फिलहाल यमुना का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। देश में बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए एक झलक हरियाणा के यमुना पार में देखने को मिल रही है, जहां के सुड़ल गांव के आसपास के इलाकों में बाढ़ से स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं नलवी नहर को चलाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने आज उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरे दिन भी सोनीपत से अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं।
सोनीपत के गांव खेवड़ा में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने लोगों से जनसंवाद किया और पूर्व सरपंच के बेटे विनय उर्फ मोनू के बीजेपी ज्वाइन करवाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोनू ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि ये कांग्रेस और बीजेपी में बराबर रहता है। हरियाणा में आफत बनकर बरसे बादरा के बाद आई बाढ़ को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अंबाला में आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को हवाई सरकार बताते हुए कहा, सरकार बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि सरकार इस आपदा को बाढ़ घोषित करते हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के विस्तार को लेकर बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हथनीकुंड बैराज से पानी हरियाणा सरकार पर डूबने के साजिश बताते जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें जानकारी नहीं होती उन्हें जानकारी लेनी चाहिए, उन्हें घटिया बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हथनीकुंड बैराज है, कोई डैम नहीं। हरियाणा की तरफ 14 क्यूसेक और यूपी की तरफ नहर 7 क्यूसेक पानी आता है। बैराज से 1 लाख अधिक पानी होने पर नहरों के गेट बंद करने पड़ते हैं। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।